जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, तो आप सभी के लिए क्लास है ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। सारे सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाले सवाल होंगे। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाया गया है। विशाखापट्टनम को बनाया गया है, आइजोल को बनाया गया है, शिलोंग को बनाया गया है कि कोहिमा को बनाया गया है। दोस्तों, आप सबको पता है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसको नियुक्त किया गया है, तो आप सबको पता है विशाखापट्टनम। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों, आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आपको एक चीज और याद रखनी है, यहाँ के नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है। एस अब्दुल नजीर। इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के रखें, 100% आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा ये सवाल। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, विशाखापट्टनम। और दोस्तों, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन बने हैं, एस अब्दुल नजीर। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, इससे संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी। इसका संबंध किससे, आंध्र प्रदेश। इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों, आइजोल ये कहाँ की राजधानी है, मिजोरम की। कहाँ की राजधानी है, मिजोरम की। शिलोंग ये दोस्तों कहाँ की राजधानी है, मेघालय की। मेघालय की। और दोस्तों, मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है, आप सबको पता होना चाहिए, कॉनरेड संगमा। इसको आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों, कोहिमा ये कहाँ की राजधानी, नागालैंड। नागालैंड। और दोस्तों, नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो आपको याद होगा नेफ्यू रियो। ये दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, वहां के अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ है। रामदत्त मिश्र, शिव शंकरी, असगर वजाहत, माधव हाड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगाइए इस सवाल के ऊपर है, क्योंकि दोस्तों अभी 2023 में दिया गया यह सम्मान, लेकिन सम्मान कब का है, 2022 का। दोस्तों, सरस्वती सम्मान 2022 ये किसको प्राप्त हुआ, तो आपको याद करके रखना है, शिव शंकरी जी को प्राप्त हुआ है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप ध्यान में रखें। और किस लिए दिया गया, सूर्यवंशम पुस्तक के लिए। कौन सी पुस्तक, सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए। और दोस्तों, ये कैसी लेखिका है, तमिल लेखिका हैं। इसको भी आप नोट कर लें, कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, रामदत्त मिश्र आपको याद होगा, इनको 2021 का दोस्तों 2021 वाला सरस्वती सम्मान इनको कब दिया गया था, 2022 में दिया गया था। और दोस्तों, ये किस लिए दिया गया था, तो आपको याद होगा, मैं तो यहाँ हूँ। इसको भी आप ध्यान में रखें। बात करते हैं असगर वजाहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इनको दोस्तों क्या मिला है, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2022, व्यास सम्मान 2022 ये किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है, ये दिया गया था असगर वजाहत को। डॉक्टर माधव हाड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इनको क्या दिया गया है, 31वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा, बिहारी पुरस्कार। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या क्या बताया। रामदत्त मिश्र, इनको दोस्तों 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। किस लिए दिया गया था, मैं तो यहाँ हूँ। और दोस्तों, 2022 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, शिव शंकरी को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, सूर्यवंशम एक पुस्तक है, उसके लिए दिया गया है। कैसी लेखिका है, तमिल लेखिका है। असगर वजाहत, इनको दोस्तों क्या मिला है, व्यास सम्मान मिला है। किस लिए दिया गया था, दोस्तों महाबली करके एक नाटक है, उसके लिए। और दोस्तों, माधव हाड़ा, इनको मिला है बिहारी पुरस्कार। कौन से क्रम का, 31वां। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि चैट जीपीटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बिल्कुल नया सवाल है, आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा ये सवाल है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, फेसबुक। दोस्तों, आपको याद रखना है चैट जीपीटी, इसका संबंध किससे है, तो आपको याद करके रखना है माइक्रोसॉफ्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, गूगल ने दोस्तों इसकी टक्कर में क्या बनाया था, वार्ड।
क्या लॉन्च किया है? बार्ड। ये किसका है? गूगल का है। दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखना है, अम्मा क्रश आई, अम्मा क्रश आई चैट बोर्ड ये दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है, उड़ीसा के द्वारा। इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछे जाने वाले सवाल होंगे। चैट जीपीटी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। दोस्तों इसकी टक्कर में गूगल ने क्या लॉन्च किया है? बार्ड। और दोस्तों अम्मा क्रश आई चैटबॉट ये किसका है? उड़ीसा ने लॉन्च किया है। और ये सवाल आपकी राजस्थान की कोई परीक्षा हुई थी एलडीसी की शायद, वहाँ पर ये सवाल आपसे पूछा गया। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि टीसीएस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से 100% आपको नंबर दिलाने वाला हूं मैं। दोस्तों टीसीएस का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? वीवीआर सुब्रमण्यम, के कीर्तिवासन, गुलाब चंद्र कटारिया, बीडी मिश्रा। नोट करके रखिएगा दोस्तों, टीसीएस का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? के कीर्तिवासन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, ये दोस्तों कौन बने? नीति आयोग के नए सीईओ। नीति आयोग के नए सीईओ किसको बनाया गया? तो आपको याद करके रखना है बीबी सुब्रमण्यम। और दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सबको पता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अब आप कमेंट कर बताएं नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। गुलाब चंद्र कटारिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये दोस्तों असम। कहाँ के? असम राज्य के नए गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? गुलाब चंद्र कटारिया को। आपको दोस्तों याद होगा 13 राज्यों के नए गवर्नर नियुक्त किए गए थे अभी हाल ही में। उनमें से ही दोस्तों गुलाब चंद्र कटारिया किस राज्य के गवर्नर बने हैं? गुलाब चंद्र ये असम के बने हैं। बीडी मिश्रा ये कहाँ के? लद्दाख के बने हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों को आप याद करके रखें। मैंने अभी आपको क्या बताया? आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया है। जल्दी से बताएं दोस्तों, मैंने क्या नाम बताया था उनका? गुलाब चंद्र कटारिया ये कहाँ के? असम के हैं। बीडी मिश्रा ये कहाँ के? लद्दाख के हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? लगाइएगा स्टार इस सवाल के ऊपर। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। मऊगंज, फतेहाबाद, तुमकुर या धारवाड़? दोस्तों नोट करके रखिएगा, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होने वाला है? फतेहाबाद। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट सवाल डाल लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। दोस्तों मध्य प्रदेश का नया जिला कौन सा बन चुका है? मऊगंज। मध्य प्रदेश का नया जिला कौन सा बना है? मऊगंज। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों ये तुमकुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री दोस्तों हेलीकॉप्टर एशिया में हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री, इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ हुआ है? तुमकुर। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। धारवाड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है? 2023 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक, धारवाड़। इसको भी आप ध्यान में रखें। 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको कई बार नोट कराया है, पुडुचेरी में हुआ था। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। आपको नोट करके रखना है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 दोस्तों इसका विजेता कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को। अगर आपसे दोस्तों उप विजेता पूछा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। और इसका आयोजन भी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ है, इसको भी आप नोट कर लें, महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की समिति में कौन कौन शामिल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में 100% आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है, और उस समिति में कौन कौन शामिल रहेगा तो आपको याद करके रखना है। दोस्तों वहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी शामिल होंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे और इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। ये तीनों लोग शामिल होने वाले हैं इस समिति के अंदर। और दोस्तों तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपको याद होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्य निर्वाचन आयोग, इसका संबंध आर्टिकल 343 से आपको याद होगा। सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 324 से। आर्टिकल 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग, इसको आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट करके बताएं मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और इस सवाल को आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको ठीक दिखने लगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सही सही दिख रहा होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल होगा। निखत जरीन, MC मैरी कॉम, फरहान अख्तर, बी और सी दोनों। आपको ध्यान में रखना है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रख लें। दोस्तों एक और लिखिए, सेवलॉन इंडिया। सेवलॉन इंडिया, इसका दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, सचिन तेंदुलकर को किया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मनोहर पारिकर एयरपोर्ट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, बंगलुरु, त्रिपुरा। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराऊंगा, आप इनको याद करके रखें। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, तो आपको याद करके रखना है गोवा में। इसका पहले क्या नाम था, मोपा, अब इसका नया नाम क्या हो चुका है, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। एक तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा। और दोस्तों आपसे क्या पूछा सकता है कि दोस्तों मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, गोवा में। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, डोनी पोलो एयरपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। डोनी पोलो एयरपोर्ट ये कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बंगलुरु में दोस्तों क्या है, कैंपगोड़ा। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, बंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसका अनावरण कहां पर किया गया है, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर किया गया है। और ये किसकी प्रतिमा, ये कैंपगोड़ा जी की ही प्रतिमा है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों त्रिपुरा में कौन सा एयरपोर्ट स्थित है, कमेंट करके बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको दोस्तों कई बार मैंने नोट भी कराया है। और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, डॉक्टर मानिक साहा। और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है, कोक बरोक। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाते हैं, खारची फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, त्रिपुरा में। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रणव आनंद को प्राप्त हुआ, स्टालिन को प्राप्त हुआ, डी गुकेश को प्राप्त हुआ, विश्वनाथ आनंद को प्राप्त हुआ। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपको याद करके रखना है, डी गुकेश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे बात कही जाए स्टालिन, इनको क्या है, मैन ऑफ द ईयर, सॉरी दोस्तों मैच ऑफ द ईयर, मैच ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया, स्टालिन को। इसको भी आप ध्यान में रखें। और ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। स्टालिन दोस्तों विश्वनाथ आनंद, आप सब जानते हैं इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है दोस्तों शतरंज से। शतरंज दिवस कब मनाते हैं, 20 जुलाई। इसको भी आप ध्यान में रख लें। और इनकी एक पुस्तक है कौन सी, माइंड मास्टर, आपको याद होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो आपको याद करके रखना है पश्चिम बंगाल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। वैसे तो दोस्तों बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल भी सीमा बनाता है, असम भी सीमा बनाता है, मेघालय भी सीमा बनाता है, त्रिपुरा भी सीमा बनाता है, उसके बाद लास्ट में क्या, मिजोरम। तो दोस्तों आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा,
या तो आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। आपको ऑप्शन में दोस्तों इनमें से कोई राज्य दे दिया जाएगा, तो आपको आंसर बताना है। आप याद रखेंगे बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल बनाता है, असम बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा बनाता है और मिजोरम बनाता है। ये दोस्तों क्रम से दोस्तों मैंने आपको सामने लिखे हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, ये पश्चिम बंगाल, और सबसे कम मिजोरम। सबसे कम बांग्लादेश से सबसे न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, मिजोरम की। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की। अगर सारे राज्यों के नाम पूछे हैं तो आपको ये भी याद रखने हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसका जवाब कमेंट कर आपको बताना है। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं। 16 मार्च, 16 जनवरी, 16 मार्च। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा रिपीटेड हो गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं। 16 मार्च, 16 जनवरी, 15 मार्च, 15 दिसंबर। आपको याद करके रखना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इसको कब मनाते हैं, 16 मार्च को। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं 16 जनवरी, इसको क्या मनाते हैं, स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप डे। ये दोस्तों कब मनाते हैं, 16 जनवरी को। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपको याद होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आपको दोस्तों कई बार मैंने नोट कराया है। 15 मार्च को दोस्तों क्या मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च। और दोस्तों 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये दोनों भी कई बार परीक्षा में पूछे गए, इनको आप ध्यान में रखें। अब आप दोस्तों बताएं पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जितने सवाल दोस्तों मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा है, उसका जवाब आपको कमेंट में जरूर बताना है। क्लास को दोस्तों लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 100% आपके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार किस भाग में स्थित है। भाग 18, भाग 11, भाग 12, भाग 15। ये भी सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संपत्ति का अधिकार ये दोस्तों किस भाग में है, तो आपको याद रखना है भाग 12। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं भाग 18, इसके अंदर किसका उल्लेख है, आपात अनुबंध। किसका है, आपात अनुबंध। इसको भी आप ध्यान में रखें। भाग 11 क्या है दोस्तों, राज्य एवं केंद्र के बीच शक्ति से संबंधित है। राज्य एवं केंद्र के बीच शक्ति से संबंधित है, भाग 11 है। भाग 15 इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, निर्वाचन आयोग। इसको भी आप ध्यान में रख लें। वर्तमान हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। आपको याद होना चाहिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संपत्ति का अधिकार, ये दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 का है। आपको दोस्तों याद होगा संपत्ति के अधिकार को मूल मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बनाया गया था। कब, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A इसके अंतर्गत आता है, आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों किस भाग में है, ये महत्वपूर्ण है, भाग 12। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9। इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, अनुसूची 8 के अंतर्गत है। इसको भी आप ध्यान में रख लें। और दोस्तों अनुसूची 6 इसके अंदर क्या है, 4 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन राज्यों का उल्लेख किसके अंतर्गत है, तो आपको याद रखना है अनुसूची 6। अनुसूची 7 के अंतर्गत क्या है, इसका जवाब कमेंट करके आपको बताना है। कई बार मैंने आपको 10-12 अनुसूची नोट कराई हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। अनुसूची 9 इसके अंदर क्या है, भूमि सुधार, भूमि सुधार। और दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन, आपको याद होगा, और 1951 का है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल कहता है कि एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा को लेकर है। वर्ष 1983, वर्ष 1987, वर्ष 1992, वर्ष 2005 है। दोस्तों इसको आप ध्यान में रख लेंगे। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? वर्ष 1983 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों कितनी गुफाओं को शामिल किया गया था? 34 गुफाओं को। कितनी? 34 गुफाओं को शामिल किया गया था। इसके अलावा अजंता की दोस्तों 29 गुफाओं को कब शामिल किया गया था? ये वर्ष 1983 में ही किया गया था। ये अजंता और एलोरा, इनकी गुफाएं, इनको आप ध्यान में रख लें। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1987 आपको क्या याद होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रख लें। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। इसके अलावा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। बात करते हैं 1992, इसको क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन। इसको दोस्तों रियो सम्मेलन भी कहते हैं। क्या? रियो सम्मेलन है। अब दोस्तों बात करते हैं 2005। आपको याद होगा 1997 में क्या होता? क्योटो प्रोटोकॉल है। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 2005 में। ये दोनों डेटें याद रखिएगा। 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो आपको याद रखना है 2005 में। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब आप कमेंट करके बताएं इन 15 सवालों में से आपको कितने सवाल सही पता थे। अपना स्कोर कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे के रखा हुआ है। अब आगामी सारी परीक्षाओं के लिए सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।